सो लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं एनालॉग सर्किट्स का। दिस इज लेक्चर 2 जहाँ पे हम बात कर रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसका एनालिसिस कर रहे हैं किसी तरीके से। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था ऑपरेशन अगर बात करें इसकी तो 0 से पाई मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जैसे ये हमारा AC वेव की साइकिल है तो 0 पाई और 2 पाई। तो 0 से पाई मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा डायोड ये हो गया है, क्लोज हो गया है, मतलब ये करंट को फ्लो होने देगा। तो हमें V जो नॉट है मतलब V आउटपुट में हमें VI डायरेक्ट मिल जाएगा, तो सेम सिग्नल मिल जाएगा। तो जो पॉजिटिव साइकिल में ये सिग्नल यहाँ मिल रहा है तो अब आउटपुट में भी ये सिग्नल हमें मिलेगा, बट फॉर पॉजिटिव साइकिल ओनली। सेम चीज़ फिर नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड हमारा ऑफ हो गया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो हो नहीं पाएगी, शॉर्ट ओपन सर्किट हो गया, तो V आउटपुट जो होगा वो 0 मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस एनालिसिस था। और डायोड को अगर रिवर्स कर देते हैं उसकी पोलरिटी को, तो बस ये होगा कि जो आउटपुट हमें पहले ऊपर का मिलता था केवल, ठीक है, जितना मैं ये बना रहा हूँ हाईलाइट करके केवल ये मिलता था, अब उसके बजाय हमें पूरा केवल नीचे का मिल जाएगा। तो केवल नेगेटिव हाफ साइकिल्स में ही आउटपुट मिलेगा अगर हमने इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर दिया। तो ये हमारा प्रीवियस थोड़ा सा था। अब शुरू करते हैं अभी का कि एनालिसिस ऑफ HWR की अगर बात कर रहे हैं तो कुल मिला के यहाँ 17 पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करेंगे डिफरेंट, और यहीं से हमारा बेस बन जाएगा। तो फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी, जिसके अंदर दो तरीके के हैं, सेंटर टैप और हमारा ब्रिज वाला, तो उसके अंदर भी इन्हीं पैरामीटर्स को लेके बात कर लेंगे। मतलब यहाँ हम इन पैरामीटर्स को डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो रेक्टिफायर के अंडर में आते हैं। तो पहला ही पैरामीटर है हमारा इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। ओके, आउटपुट करंट है पर इंस्टेंटेनियस है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहला फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई। अब 0 से पाई में हमें पता है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे एक नई चीज़ आई कि हमें उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेना है, जो कि ये RF के इक्वल है, अ फ्यू ओम जिसकी रेंज है। RF के इक्वल रेजिस्टेंस है किसका, डायोड का, जिसको हम बल्क रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कहते हैं। तो ये जो पूरा इतना यहाँ का डायलॉग बाजी है ये केवल इसके रेजिस्टेंस के बारे में है, ये जो पूरा मैंने कवर किया। तो ये डायोड का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसके अराउंड, इस डायोड के अराउंड हमने रेजिस्टेंस लिख दिया। अब इसमें हम KVL लगाएंगे। ओके, इसमें KVL लगाएंगे। अब तो KVL लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये -VI यहाँ से जा रहा है, -VI प्लस I इंटू RF। अब ये करंट जो I फ्लो हो रही है वो डायोड से भी फ्लो हो रही है, और डायोड का रेजिस्टेंस है तो इसका वोल्टेज I इंटू RF, प्लस यही करंट फ्लो हो रही है I RL से, तो I इंटू RL। तो यहाँ से क्या निकला, I निकला VI अपॉन RF प्लस RL। तो ये हमारा I की वैल्यू निकल के आई। ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, आउटपुट करंट निकाल रहे हैं। आउटपुट करंट क्या है, जो आउटपुट हमारा लोड रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है। बट कुल मिला के क्या बात किया कि टोटल जो हमारा ये सर्किट है इसमें एक ही तो करंट फ्लो हो रही है, वही करंट लौट के हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जा रही है, वही लोड में जा रही है, तो वही वाली करंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, VI को लिख देंगे जो उसकी वैल्यू है। VI मतलब जो इनिशियल वोल्टेज था वो क्या था, VM साइन अल्फा, जो कि एक AC वाला वोल्टेज था। ओके, VM साइन अल्फा, इसको हम यहाँ उतार देंगे VI की जगह, तो VM साइन अल्फा अपॉन RF प्लस RL। अब क्या होता है, जो स्मॉल I है वो IM साइन अल्फा के इक्वल भी होता है, जो स्मॉल I है वो IM साइन अल्फा के इक्वल होता है। तो यही चीज़ अब किसके इक्वल लिख देंगे, IM साइन अल्फा के। साइन अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, IM इक्वल टू, मैं अगर कहना चाह रहा हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये पूरा जितना ये अब हाईलाइट कर दिया ये एक दूसरे के इक्वल है। तो इसमें अब क्या करेंगे कि ये साइन अल्फा से ये साइन अल्फा काट देंगे, तो ये क्या बचेगा, IM इक्वल टू VM अपॉन यही चीज़, ये जो यहाँ लिखा है, तो IM इक्वल टू VM अपॉन RF प्लस RL। तो ये फर्स्ट इंटरवल के लिए निकला, या पॉजिटिव साइकिल के लिए। ये इंपॉर्टेंट था समझना। ओके, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब सेम चीज़ हम देखेंगे सेकेंड इंटरवल के लिए या नेगेटिव साइकिल के लिए, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेगेटिव साइकिल। अब नेगेटिव साइकिल है, सेकेंड इंटरवल है, डायोड हमारा रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में डायोड है तो नेग्लिजिबल करंट को पास करेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे करंट जो हमारी है वो हमारी 0 हो गई, लगभग 0 के इक्वल हो गई। तो हमने लिखा भी है कि हैंस IM साइन अल्फा, जो हमने ऊपर देखा भी, हमने इसको IM साइन अल्फा के इक्वल लिखा था, और किसके इक्वल था, ये VM साइन अल्फा अपॉन RF प्लस RL के भी इक्वल था, स्मॉल I, दो चीज़ों के इक्वल था।
पर जब पॉजिटिव हमारा साइकिल था, नेगेटिव के लिए 0 हो गया। तो इसकी वेव फॉर्म जब बनाएंगे इसी आई की, आउटपुट करंट की, तो वो वेव फॉर्म भी कुछ ऐसी बनेगी जैसे हमने वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की बनाई थी। केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें करंट मिल रहा है, फिर 0 हो जा रहा है और उसका पीक वैल्यू आई एम के इक्वल है। आई एम इज पीक ऑफ करंट, आई एम इज द पीक ऑफ करंट। तो ये चीज़ हमने यहाँ देखी। अब और आगे बढ़ते हैं। डीसी आउटपुट करंट नंबर 2 पैरामीटर है हमारा। तो कुल इसी तरीके से हमारा जैसे टफ आएगा, TUF आएगा, रिपल फैक्टर आएगा, फॉर्म फैक्टर, कुल 17 पैरामीटर्स हैं। तो नंबर 2 पे आता है हमारा डीसी आउटपुट करंट। तो इसके पहले भी हमारा आउटपुट करंट था, बट वो स्मॉल आई नॉट इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट था। तो यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं और जब आगे पढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ों को लेके चलते हुए चलेंगे। तो ये कैपिटल आई डीसी, मतलब कैपिटल, हमेशा जब भी एसी की बात करते हैं तो उन करंट्स को या वोल्टेज को स्मॉल लिखते हैं, और हमारा अगर कैपिटल है तो हमारा डीसी के लिए है। तो ये एक बेसिक सा कन्वेंशन है। साथ में डीसी लिख भी दिया है। तो ये क्या इसको बताता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ आई को बताता है। जो हमने आई निकाला उसकी केवल एवरेज वैल्यू को हमें यहाँ लिखना है। तो एवरेज वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है, तो वो भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एवरेज वैल्यू इज एरिया अपॉन टाइम पीरियड, मतलब उतने टाइम पीरियड में क्या एरिया था। सो अगर उसकी बात करेंगे तो वो केवल यही चीज़ होगा, ये जो एरिया है इसका, और पहला टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक ही है। तो ये तो 0 हो गया। तो 0 से पाई तक जो है ये एरिया हमें बताना है। अब क्योंकि साइनसॉइडल है तो इसका डायरेक्ट एरिया नहीं बता सकते, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 पाई तो हो गया टाइम पीरियड, और एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 पाई तक इसी आई का, आई की जो भी वैल्यू हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। ओके, तो 1/2 पाई 0 से पाई तक, तो आई की वैल्यू आई एम साइन अल्फा और डी अल्फा। तो ये वैल्यू हमने पीछे भी देखी थी। ओके, अब ये सेम वही चीज़ है, हमने वहाँ आई नॉट निकाला, यहाँ हम उसी का दूसरा वर्जन निकालने, तरीके अलग है सॉल्व करने के। ये तो 0 हो गया, तो ये हमारा आई एम बाहर आके माइनस कॉस अल्फा 0 से पाई, और ये निकल के आया हमारा 2, तो 2 से 2 गया, तो आई एम अपॉन पाई। तो एक ये हमारा ट्रिक भी है कि फॉर हाफ साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है, हाफ साइनसॉइडल सिग्नल के लिए जो केवल हाफ है और नीचे नहीं जा रहे, उनकी एवरेज वैल्यू जो होगी, क्योंकि फुल साइनसॉइडल सिग्नल होंगे अगर कुछ ऐसा होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू तो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस एवरेज वैल्यू 0। तो हाफ साइनसॉइडल सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू होगी वो हमारा पीक वैल्यू अपॉन पाई। तो पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो आई एम अपॉन पाई इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज डीसी वैल्यू। ओके, या फिर बोले तो आउटपुट डीसी वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे ये हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हमने निकाला था, पहले निकाला था आई, स्मॉल आई नॉट, जो कि किसके इक्वल था, हमारा इसके इक्वल था, वी एम साइन अल्फा अपॉन आर एफ प्लस आर एल, या फिर आई एम साइन अल्फा के इक्वल। ओके, तो आई एम इक्वल टू किसके निकला, वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल के इक्वल निकला आई एम। साइन अल्फा से साइन अल्फा खत्म। अब हमने क्या निकाला है, डीसी आउटपुट करंट आई डी सी, जो कि निकली है उसकी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई। सो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो आपको भी कि पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई ये होता है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइनसॉइडल सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ खत्म हुई। फिर हमने करंट की ही बात करी, शुरू की, अभी 3 चीज़ों पे करंट ही हमारा चल रहा है। ओके, तो तीसरी चीज़ निकल के आई IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि नहीं है। तो RMS आउटपुट करंट, ठीक है, आई और हमारा सब स्क्रिप्ट में RMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब सीधे से RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, सीधे से बस इतना। तो RMS वैल्यू ऑफ आई, जो हमारा आई स्मॉल आया था वही। तो RMS वैल्यू क्या होता है, रूट लगाया हमने, फिर इस आई का स्क्वायर किया, और मीन करने के लिए क्या होता है 1/2 पाई, मतलब टाइम पीरियड से बाहर डिवाइड, और इसका इंटीग्रेशन। तो जब ये जो कर रहे हैं, ये जो पिंक कलर से कर रहे हैं, ये इसका मीन करना बोला जाएगा। आई का स्क्वायर पहले ही कर दिया और फाइनली उसका रूट लगा दिया, तो ये हमारा रूट, देन मीन और देन स्क्वायर, ये निकला। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 अलग अलग 0 से पाई और पाई से 2 पाई तक ब्रेक करेंगे। तो पाई से 2 पाई तक 0 हो गया, और ये हमारा आई स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है। उसी आई को हम हमेशा क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, आई एम साइन अल्फा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उस आई को। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझनी। तो 1/2 पाई इंटू हमारा 0 से पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा फाइनली बचेगा, ये भी हमारा 0 चला जाएगा। तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू पाई, तो आई एम बाई 2। तो ये किसकी बात करेंगे, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ IRMS इस सीधे से आई एम बाई 2,
ठीक है, IRMS हमारा सीधे से यही निकला IM/2, और वो क्या निकला IDC IM/पाई, वो एवरेज वैल्यू है, ये RMS वैल्यू है। IM/पाई इज द एवरेज वैल्यू एंड IM/2 इज द IRMS वैल्यू। ये डिफरेंस है। तो ये तीन तरीके की हमने अभी तक करंट निकाले, एक इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, एक एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, DC करंट, एक हमारा RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट। तो IRMS इज IM/2 और I एवरेज इज IM/पाई। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो भी कुछ ना कुछ होता है, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है कि RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रेक्टिफायर से जो करंट निकल के आती है वो कैसी करंट होती है, पीछे जाएंगे थोड़ा सा हम, इसमें हमने प्योर AC दी, ओके, ये हमने पहले ही देखा था कि प्योर AC देते हैं और यहाँ से पल्सेटिंग DC मिलती है। इसके बाद जो करंट मिल रही है हमें पल्सेटिंग DC मिल रही है, और पल्सेटिंग DC में क्या होता है, कुछ AC करंट का पार्ट होता है। तो ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जैसे कि ये यहाँ रेक्टिफायर प्योर AC में देते हैं। रेक्टिफायर पहला ही हमारा डिवाइस है जो कि पल्सेटिंग DC देता है, उसके बाद फिल्टर लगाते हैं, तब इससे पल्सेटिंग DC में जो AC कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई भी AC कंपोनेंट नहीं होता। तो फ्लक्चुएटिंग DC के अंदर कोई भी AC कंपोनेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है। तो वही वाली बात हो रही है कि रेक्टिफायर के बाद हमें पल्सेटिंग DC मिल रही है जिसमें AC कंपोनेंट है। तो वो AC कंपोनेंट होगा क्या, उसकी बात हो रही है। तो वापस लेक्चर पे आते हैं, लेक्चर नंबर 2 पे, कि RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, I डैश करके डिनोट कर देंगे, बाकी वही होगा। तो I डैश और RMS। तो जो वैल्यू हमने इसके पहले निकाली थी IRMS, ये जो यहीं पे लिखी है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, ये इसी IRMS के अंदर का AC कंपोनेंट की बात कर रहा है, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, ओके, वो हमें निकालना है। तो इससे क्या समझते हैं कि आउटपुट करंट ऑफ रेक्टिफायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ DC एंड AC कंपोनेंट्स। तो ये हमने देख ही लिया प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड को देख के कि बोथ DC और AC दोनों ही कंपोनेंट होते हैं रेक्टिफायर के आउटपुट में। तो I इजकल टू DC कंपोनेंट प्लस AC कंपोनेंट। DC कंपोनेंट को लिखेंगे I DC करके और AC कंपोनेंट को उसी I और उसमें डैश लगा देंगे, या I AC लिख दो या I डैश लगा दो। तो I डैश किसके इक्वल हो गया, I डैश हो गया I माइनस IDC के इक्वल। I हमारा टोटल इंस्टेंटेनियस करंट वाली बात है। सो IRMS किसके इक्वल होगा, IRMS इसी I डैश की RMS वैल्यू होगी। तो क्या बोल रहा हूँ, I डैश की RMS वैल्यू होगी। अब समझ में आ ही रहा होगा कि I डैश की RMS वैल्यू जो है वो I डैश RMS है। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। अब I डैश RMS या फिर किसी भी तरह के RMS का सॉल्व करने का फॉर्मूला हमें पता है कि हमने रूट लगाया और इस I डैश जो भी है इसका स्क्वायर कर दिया, और बाकी ये मीन के लिए कर दिया, ये तो पता है ये मीन के लिए जो होता है। अब हम इसी I डैश के अंदर I माइनस IDC को सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो जब इसको करेंगे तो I माइनस IDC, और IDC को आप स्मॉल लिखो या फिर कैपिटल लिख दो क्योंकि वो DC है, तो इसको पहले से ही कैपिटल लिख सकते थे कन्वेंशन के हिसाब से। तो इसका स्क्वायर, तो अब ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, और हमने क्या किया कि इस रूट को इधर ले जाके स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर इधर, और इस स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। तो A स्क्वायर मतलब I स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर और माइनस 2I IDC। तो ये इस तरीके से ओपन हुआ। अब अभी ये इधर I डैश RMS का कि बोले तो स्क्वायर ही चल रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके अलग अलग कंपोनेंट निकाले। जो पहला कंपोनेंट ये निकला लगभग, तो ये क्या हो गया, ये I स्क्वायर RMS हो गया। ये वैल्यू क्या बता रही है, ये I स्क्वायर RMS की वैल्यू दे रही है, मतलब I RMS जो होता था उसका स्क्वायर वैल्यू दे रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रूट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ले गया, तो इसी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, ओके। तो इसीलिए ये IRMS का स्क्वायर है। देखो IRMS क्या होता है, रूट होता है, समथिंग ऑफ रूट। इसी रूट को इधर ले गए तो IRMS का स्क्वायर जब लिखेंगे तो उसके अंदर रूट होगा ही नहीं। तो ये I का स्क्वायर है, ये मीन है, मीन करने का प्रोसेस है। तो ये IRMS का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 1/2 पाई भी आएगा। ये जो 2 पाई है, ये वाला जो 2 पाई था, इसको मैं हाईलाइट करूँ,
इस 2 पाई को हम तीनों जगह देंगे, यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे और लिखते टाइम पे यहाँ पे भी देंगे, वो गलती से स्किप हो गया। तो ये हमारा 1/2 पाई तीनों केस में आएगा, क्योंकि ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बाहर है। ओके, तो 1/2 पाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, ये हमको क्या देगा, 2 पाई देगा। इतनी वैल्यू 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन डी अल्फा का कर रहे हैं, तो ये क्या दे देगा, अल्फा। अल्फा में 0 से 2 पाई लिमिट लगा, वो बचेगा 2 पाई। तो ये 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल हो गए, केवल बचेगा आई डी सी स्क्वायर। तो देखो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ से आई आर एम एस का स्क्वायर, यहाँ से आई डी सी का स्क्वायर, और आगे क्या मिलता है वो भी देखते हैं। फाइनली जब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, ये आई डी सी वैल्यू देगा इंटू 2 पाई देगा। ओके, ये जो जितना ये मैंने ये बनाया है सर्किल के अंदर, ये पूरा क्या देगा हमें, आई डी सी, और ये क्या है, एवरेज वैल्यू तो देगा, ये जो एरिया निकालने का प्रोसेस था यही तो था, इंटू 2 पाई देगा। अब 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आई डी सी इस आई डी सी में मल्टीप्लाई होकर तो ये बन जाएगा 2 आई डी सी का स्क्वायर। ये सारी कन्वेंशन होके मतलब सॉल्व होके यहाँ आया। अब आई डी सी स्क्वायर माइनस 2 आई डी सी स्क्वायर बना देगा माइनस आई डी सी स्क्वायर। तो आई डैश आर एम एस क्या आया, अब उस स्क्वायर को इधर ले जाके रूट कर देंगे, तो रूट ऑफ आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। इसको फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई एम अपॉन 2 माइनस आई एम बाई पाई, और इनके पर्टिकुलर के स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आई एम को बाहर ले लेंगे फिर, और जो भी होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आई आर एम एस हमारा आई एम बाई 2 है और आई डी सी आई एम बाई पाई है, तो ये वैल्यूज यहाँ निकल के आई। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो आई डैश आर एम एस जो हम बात कर रहे हैं, ये इस कॉल्ड रीडिंग ऑफ ए सी, ये जो ये चीज़ है पर्टिकुलर डैश वाली, इसको क्या बोलते हैं, रीडिंग ऑफ ए सी एमीटर। अगर आप ए सी एमीटर को लगाएंगे तो वो ये रीडिंग देगा, और आई डी सी जो है उसके नाम में ही डी सी है, तो वो आपके डी सी एमीटर की रीडिंग को देगा। और ये जो आई डी सी है इसी की पर्टिकुलर आर एम एस वैल्यू ये हमारे पास ये है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 चीज़ों में सीधे से अगर बोला जाए तो ये चीज़ हमारा ए सी वैल्यू से डील करती है, और ये चीज़ हमारा डीसी वैल्यू से डील करती है, और ये इसी डीसी वैल्यू की मतलब इस वाले करंट की, ये जो स्मॉल आई करंट था उसका आरएमएस वैल्यू हमने अलग निकाला है। तो ये तो पर्टिकुलर आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, एसी वैल्यू मतलब एसी एमीटर रीडिंग इसकी देगा, डीसी एमीटर आईडीसी की रीडिंग देगा, तो इस हिसाब से है। तो ये रिलेशन जो यहाँ पे निकला कि आई डैश आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस है ना, माइनस आई डी सी स्क्वायर, ये याद रखना है। अब आते हैं अपने 5th पैरामीटर पे, जो कि हमारे टोटल 17 का 5th पार्ट है, जो कि है रिपल फैक्टर। तो रिपल समझते हैं, रिपल क्या होता है, एसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज द रिपल। तो जो भी एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ये हमने अभी देखा, ठीक है, डिटेल में देखा, तो उसको उसी एसी कंपोनेंट को हम रिपल कहते हैं। और रिपल फैक्टर क्या है, उसी रिपल की वैल्यू को मेजर करना, ठीक है, इज अ मेजर, रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट, उसी एसी कंपोनेंट को के अमाउंट को मेजर करना, उसको हम रिपल फैक्टर कहते हैं, जिसको हम ये स्मॉल आर से भी डिनोट कर देते हैं। प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, तो जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर में, उसमें कितना प्रेजेंट है उसको मेजर करना, तो वो हमारा आर बताता है। तो सिंस एसी कंपोनेंट इज अनवांटेड, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, तो रिपल फैक्टर हमारा कम से कम होना चाहिए, ठीक है, जितना स्मॉल रिपल फैक्टर उतना ही गुड सिस्टम, तो स्मॉलर होना चाहिए रिपल फैक्टर। पहली बात जो नोट करने की वो ये हो गई। उसके आगे बात करते हैं मैथमेटिकली कि ये क्या हो गया, हमारा एसी कंपोनेंट हो गया, तो इसकी हम आज अब निकालेंगे, तो ये क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। इसी को यहाँ पे रिपीट कर देंगे, तो एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट, या फिर वैल्यू ऑफ, यहाँ आरएमएस नहीं करेंगे तो केवल वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। तो ये हमने अभी निकाला है एसी कंपोनेंट का, तो आई डैश आरएमएस जो हमने निकाला था वो यही चीज़ थी, एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू। देखो आरएमएस क्या बता रहा है कि आरएमएस वैल्यू है, डैश क्या बता रहा है कि इसको हमने पर्टिकुलर एसी के लिए निकाला है, अपॉन आईडीसी, और वोल्टेज में भी इसको लिख सकते हैं कि वी डैश आरएमएस, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं वी डैश आरएमएस को, अपॉन वीडीसी। तो ये रिपल फैक्टर का हमारा फॉर्मूला है। अब क्योंकि रिपल फैक्टर अनवांटेड है, इसी कंपोनेंट अनवांटेड है, तो रिपल फैक्टर ना ही हो तो अच्छी बात है। तो आइडियल केस क्या कहता है, आइडियल केस तो यही कहता है कि हमारा बेस्ट पॉसिबल कंडीशन हो जाए। तो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है कि रिपल हो ही ना, इसका मतलब कि हमारा आर अगर 0 के इक्वल है, तो ये हमारा एक आइडियल कंडीशन है।
इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आई डैश आर एम एस स्क्वायर को ये वैल्यू लगाते हैं। अब इसमें आई डी सी को इधर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा हमारा रूट में चल रहा है, तो ये पूरा हमारा रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है, रिपल फैक्टर। तो रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर, इनके रेशियो का -1। अब अगर इसको सॉल्व करें, जैसे कि इनकी वैल्यू हमें पता है और क्योंकि ये रेशियो है तो आई एम नहीं भी पता तो वो कट जाएगा, तो ये 2/पाई या पाई/2, तो पाई/2 का स्क्वायर मतलब रूट पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 1.21। तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1.21 हमारी ये रिपल फैक्टर की वैल्यू है। तो ग्रेटर ऐसी कम, अब 1.21 मतलब 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब कि एसी कंपोनेंट वो ज़्यादा है देन डीसी कंपोनेंट। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं अगर 1 से ज़्यादा जा रहा है वो, ये क्या है, किसी दो चीज़ का ए और बी का रेशियो है। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब ए बड़ा है बी से, इसका यही तो मतलब हुआ। अगर ये 1.21 है तो ए बड़ा है बी से, ए क्या था एसी वाला, बी डीसी वाला, तो ये चीज़ है। तो रिपल फैक्टर हम अगर कहें जो हमें चाहिए वो कम से कम 1 से छोटा होना चाहिए, 0.98, 0.8, 0.7 इस तरीके का अगर है भी, बाकी आइडली 0 हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे शुरू में हमने करंट की चीज़ें देखी 3-4, फिर हमने एक आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट देखी, ये सब ये पूरा करंट के ऊपर ही चल रहा था अलग अलग, ठीक है, 4 पॉसिबल केसेस। 5वीं वैल्यू आई तो वो हमारा रिपल फैक्टर आया जो खुद में भी उन्हीं जो वैल्यू सॉल्व होकर आई थी, आई डैश आर एम एस और आई डी सी इन्हीं का रेशियो है। तो लगभग अभी चीज़ें इसी के अराउंड चल रही हैं। अब हम बात करेंगे इनपुट पावर की, जिसको लिखते हैं पी आई। ओके, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो किस किस का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का प्रोडक्ट, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट की एवरेज वैल्यू अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट के प्रोडक्ट का हमारा एवरेज वैल्यू है ये, और किसके थ्रू है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमारा डायोड से जुड़ी हुई है, और इधर क्या थी, इसके इधर क्या था, वो प्राइमरी वाइंडिंग थी हमारी। ओके, सो पी आई इज एवरेज वैल्यू ऑफ वी आई इंटू आई, मतलब वही हमारा ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसको हमने वी आई लिखा, और आई। तो 1/2 पाई एवरेज वैल्यू के लिए क्या लगाएंगे, टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 0 से टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करेंगे, तो वी आई इंटू आई डी अल्फा। अब आई, वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर एफ प्लस आर एल। ये हम कहाँ से लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पे फिर से KVL लगा दो, चाहो तो देखो यहाँ पे RF कर दो और इसमें I जा रही है और इसमें आप फिर से KVL लगा दो, तो यहाँ से भी लिख सकते हो। पीछे भी इसको हमने सॉल्व किया था KVL लगा के, तो वहाँ से याद रखेंगे। सो I क्या, वहाँ पे I क्या होता था, VI अपॉन RF प्लस RL था, तो वो मल्टीप्लाई हो गया RF प्लस RL, तो ये आ गया यहाँ पे, और I पहले से था तो ये क्या बन गया, I स्क्वायर बन गया। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया I स्क्वायर और RF प्लस RL और डी अल्फ़ा, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये RF प्लस RL तो बाहर आ गया, 1/2 पाई बाहर आ गया। अब आई स्क्वायर का करना है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो ये क्या है, आई आर एम एस का स्क्वायर। क्यों, देखो अगर यहाँ पे मैं रूट लगा देता तो ये रूट भी हो जाता, आई का स्क्वायर भी हो जाता, और ये मीन का प्रोसेस भी हो जाता, मीन करने का, तो ये हमारा आई आर एम एस आ जाता। अब यहाँ पे रूट नहीं है, इसी वजह से ये क्या है, आई स्क्वायर आर एम एस, मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर है। तो एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है कि आपको v इंटू आई को आपने ये इंटीग्रेट करना चाहा एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उस प्रोसेस से। अब इस v जो v आई है, v और सब्सक्रिप्ट में i है, इसको आपने i इंटू आर एफ प्लस आर एल लिख दिया, तो ये आर एफ प्लस आर एल बाहर आ गया, अंदर बचा i इंटू आई स्क्वायर, और वो आई स्क्वायर क्या हो गया, वो आर एम एस वैल्यू हो गई। तो पी आई जो निकला हमारा पावर की एवरेज वैल्यू, तो वो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल निकला। तो ये वैल्यू भी याद कर लेंगे। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद चलते हैं एफिशिएंसी के ऊपर, ईटा से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर टू कन्वर्ट इनपुट पावर इनटू डीसी पावर, मतलब जो इनपुट पावर है, या बोले तो हम एसी सप्लाई दे रहे हैं तो लगभग एसी वाली पावर उसको डीसी पावर में कितने हद तक वो कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा रेक्टिफायर, तो वही उसकी एफिशिएंसी हुई। तो ईटा क्या हुआ, डीसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या फिर पी डी सी अपॉन पी आई जो इनपुट पावर है, और इंटू 100 अगर परसेंटेज में पूछे तो, या सिंपल बोले तो पी डी सी अपॉन पी आई। बस सिंपल सा ये हुआ हमारा एफिशिएंसी। अब आई डी सी क्या है, आई डी सी तो वो वैल्यू है जो हमारा लोड से हमारा पास हो रहा है करंट, तो हमारा वो आई डी सी वैल्यू है।
तो उसी IDC वैल्यू को यूज़ यहाँ पे करना है। तो ये PDC क्या होगा, IDC स्क्वायर इंटू RL। तो P क्या होता है, I स्क्वायर, और R होता है ना P, ये पावर का फार्मूला। तो उसी को हमने यहाँ यूज़ किया। PDC को हमने इस तरीके से लिखा, PI को लिखा I स्क्वायर RMS इंटू RF प्लस RL। क्यों, देखो हमने यही चीज़ यहाँ पे निकाली थी, ये PI ही था। अगर एकदम थोड़ा सा दिमाग में ध्यान लगाएं तो ये जो निकाला था ये इनपुट पावर ही निकाला था। तो इनपुट पावर का इस्तेमाल होना था विल बी यूज इन एफिशिएंसी। तो इसी वजह से इसको हमने निकाला था और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो विल बी यूज इन एफिशिएंसी, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने यहाँ यूज़ किया RF प्लस RL। तो इससे ये सॉल्व हो के आया। बाकी हमने IDC और IRMS की जो अपनी अपनी वैल्यू थी, IDC की एवरेज वैल्यू IM/π और इसकी अपनी एवरेज वैल्यू IM/2, तो इनको यूज़ कर लिया। दोनों का स्क्वायर है ऊपर नीचे, I इसका भी स्क्वायर है, तो ये आ गया और ये आ गया। फिर इसमें IM स्क्वायर कट गया और ये कुछ इस तरीके से आया, तो 40.5 आया। तो ये याद रखेंगे, 40.5 इंटू RL अपॉन RF प्लस RL। तो ये 40.5 याद रखना ज़रूरी है। और यही हमारी एफिशिएंसी है। अभी एफिशिएंसी की किसकी बात हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम RF को 0 कर दें, ओके, डायोड को आइडियल कर दे, उस केस में अगर डायोड आइडियल है तो RF 0 हो गया, RL से RL कट जाएगा, तो हमारा केवल 40.5% मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर की। और फुल वेव रेक्टिफायर की जस्ट इसकी डबल 81% के करीब। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.5 हमारा एफिशिएंसी आया। तो हम 8th वाले पैरामीटर पे आ गए। अब देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, पूरे हमारे 17 पैरामीटर है। ये है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ, तो 17 है। और फिर हमारा लेक्चर 3 आएगा इसके बाद में। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी हम 8th वाले पैरामीटर पे पहुँचे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं DC और एवरेज डायोड वोल्टेज। ठीक है, DC या एवरेज एक ही बात है। तो डायोड वोल्टेज की बात करेंगे। और अगर इसी तरीके स्टेटमेंट को अगर मैं रिपीट करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि AC और RMS। तो RMS की लगभग जहाँ बात होती है, मतलब ये कोई प्रूव्ड थ्योरी नहीं है, जस्ट ऐसी मैं बता रहा हूँ कि RMS हमारा AC से रिलेटेड होता है और एवरेज वैल्यू DC से रिलेटेड होती है। तो डायोड वोल्टेज की बात करेंगे, जिसको हम VD और कॉमा करके एवरेज लिखेंगे। तो लेड V डायोड, इसको मैं बता देता हूँ कि लेड V डायोड हमारा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, तो पहले उसको पॉजिटिव साइकिल के लिए लिख रहे हैं 0 से पाई के लिए। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, जिसका जो रेजिस्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस होगा RF है। तो V डायोड इज I इंटू RF। अब यहाँ देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस जगह, बहुत ज़्यादा। इसको मैंने 0 कर दिया, कैसे कर दिया उसको समझते हैं। कि जो I है हमारी वो मिली एम्पेयर में है या उससे भी कम है, और RF जो हमारा वो करीब ओम्स में है। तो ये जो वैल्यू होगी ये नेग्लिजिबल होगी, मतलब ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। मेन चीज़ समझने वाली यहाँ पे ये है कि जो वोल्टेज होगा वो बहुत ही मिली वोल्ट में होगा, समथिंग मिली वोल्ट। ठीक है, 0.1 मिली वोल्ट या 1 मिली वोल्ट, समथिंग लाइक दिस। अब इस वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ अराउंड 0। जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने क्या बताया था, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और ट्रांसफार्मर उसको बहुत कम नहीं तो 22 वोल्ट में चेंज कर दे रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि 220 वोल्ट 22 वोल्ट के सामने ये चीज़ 0 के इक्वल है। तो इस वजह से पॉजिटिव साइकिल के लिए मैं डायोड का वोल्टेज 0 लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अब डायोड जब रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्या हुआ कि VI अपीयर्स अक्रॉस द डायोड। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा डायोड के अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे करंट तो जा नहीं पा रही। तो जो हमारा वोल्टेज यहाँ है तो वही वोल्टेज यहाँ पे शो होगा। तो V डायोड इज VI और VM साइन अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये समझने वाली बात है कि जो वोल्टेज यहाँ है फिर वही वोल्टेज यहाँ तक हमारा चला जाएगा। तो ये पूरा हमारा VI ही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे करंट जा ही नहीं पा रही, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं जा पाएगा। तो नेगेटिव साइकिल के लिए हमारा वोल्टेज अपीयर होगा अक्रॉस डायोड। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि VI अपीयर्स अक्रॉस द डायोड। ओके, आगे बढ़ते तो हैंस V डायोड जो निकला वो 0 निकला पॉजिटिव साइड के लिए, और VM साइन अल्फा जो हमारा शुरू का था VI था, या इसको ये लिखें और इसको VI लिख सकते हैं, तो ये निकला नेगेटिव साइकिल के लिए। अब VD एवरेज लगाते हैं, तो ये तो डायोड की V डायोड की वैल्यू निकली अलग अलग, मतलब उसके लिए। अब इसी पूरे 0 से 2 पाई में इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा वो हमें लिखना है। तो एवरेज का तरीका 1 टाइम पीरियड, फिर 0 से टाइम पीरियड के लिए इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा कर रहे हैं पाई से 2 पाई तक VM साइन अल्फा।
जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू हमें दे देगा -2 से निकलेगा, वो 2 बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो वी डी एवरेज जो निकलेगा फाइनल वैल्यू, वी डी एवरेज माइनस ऑफ वी एम अपॉन पाई। ओके, वी एवरेज मतलब हमें तो पता है कि वी एम अपॉन पाई के इक्वल होता था, बट यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है, इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है ये क्या है, और खासकर ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसलिए यहाँ पे माइनस और आ जाएगा। बाकी वही वैल्यू है, क्योंकि हमने पहले भी आई एवरेज निकाली थी जो आई एम अपॉन पाई की इक्वल था, इस तरीके से था, तो यहाँ पे नेगेटिव और आ जाएगा। इसको अगर वी डायोड बताएंगे कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, तो केवल कब के लिए आ रहा है, नेगेटिव साइकिल के लिए आ रहा है, तो ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है जो नीचे नेगेटिव साइकिल के लिए, इसलिए माइनस वी एम उसका पीक है। तो ये वही चीज़ हो गई कि पीक अपॉन पाई, पीक वैल्यू अपॉन पाई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब डायोड हमारा ऑफ है, डायोड ये मैंने बना के दिखा दिया, वो भले ही ऑफ है पर उसके अक्रॉस हम ये वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ओके, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, डायोड ऑफ है जबकि, ठीक है, रिवर्स बायस में। अब यही हम बनाएंगे, ये वी आई है इनपुट, ये हमारा क्या है, एसी है, पल्सेटिंग डीसी बोले या इसमें एसी कंपोनेंट है। अब यहाँ पे क्या है, पल्सेटिंग डीसी हमारा ये जो ये है पल्सेटिंग डीसी, तो ये हमारा निकला पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो ये जो आउटपुट है ये किसके अक्रॉस है, ये अक्रॉस रजिस्टर है या अक्रॉस लोड है, और ये हमारा अक्रॉस लिखा हुआ है वी डायोड या अक्रॉस डायोड है। तो ये हमारा उल्टा है कि जब आधा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आधा वोल्टेज आपका डिवाइड होकर चला गया लोड रजिस्टर में, और आधी साइकिल के लिए आपका वोल्टेज चला गया डायोड में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव में जब रजिस्टर में वोल्टेज जा रहा था, तो डायोड के अराउंड जो करंट, जो वोल्टेज था वो मिली वोल्ट था, बहुत छोटा, तो वहाँ उसको नेग्लिजिबल लिख सकते हैं। तो 8th पॉइंट कंप्लीट हुए। अब समझते हैं थोड़ा सा और ऊपर की चीज़ कि नो लोड कोई लोड नहीं है, डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालने हैं वी डी सी एन एल, इसको साथ में क्या लिखेंगे, वी डी सी एन एल। तो ये हमारा नो लोड हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज हुआ। इसको सॉल्व करते हैं, इट इज़ अ डीसी आउटपुट वोल्टेज व्हेन लोड करंट इज 0। तो यहाँ पे जो किसकी बात कर रहे हैं, नो लोड, मतलब लोड करंट हमारा 0 है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है। तो वी डी सी एन एल इज वी डी सी जब आई इजकल टू 0, या फिर लिख सकते हैं कि आर एल इजकल टू इन्फिनाइट, या तो आउटपुट जो रजिस्टेंस है वो हमारा इन्फिनाइट है। तो अब हम उसी अपना जो ये है डायोड वाला डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इसमें लगाएंगे। इसके अराउंड हम VD1 एवरेज लिख देंगे, डायोड के अराउंड उसकी जो हमने वैल्यू सॉल्व करी है, और ये हम कर देंगे यहाँ पे। और क्योंकि हम एवरेज वैल्यू को ले रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू को लेने के लिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत ज़्यादा समझने का, कि जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अराउंड जो ये सिग्नल है, इसकी एवरेज वैल्यू तो होती है 0, क्योंकि इसमें DC का AC का पार्ट है, तो ये 0 हो गया। ये हमने KVL लगाया, ये AC का पार्ट है, इस वजह से ये 0 हो गया। अब बाकी RL माना है इन्फिनाइट, RL इन्फिनाइट या फिर I0, दोनों एक ही बात है, मतलब I0 पे या RL इन्फिनाइट पे जो वोल्टेज होगा हमारा लोड के अक्रॉस, वो हमारा VDC NL होगा। और ये VD1 एवरेज है, तो देखो ये लगा -0 प्लस VD1 एवरेज प्लस VDC NL इक्वल टू 0। तो VDC NL किसका हो गया, इसके माइनस VD1 एवरेज की इक्वल हो गया। अब इसमें पहले से माइनस था VD1 एवरेज में, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो VDC NL आ गया हमारा VM/पाई, सिंपल सा। ओके, ये VD एवरेज जो नॉर्मल होता है वैल्यू, उसके इक्वल भी इसको लिख सकते हैं। मतलब किसी वोल्टेज जो एवरेज वैल्यू हो गई, ये क्या होगी, पीक अपॉन पाई। यहाँ पे माइनस हट जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से था और यहाँ पे खुद का माइनस आ रहा है। तो VDC NL रिप्रेजेंट मैक्सिमम DC आउटपुट वोल्टेज। तो मैक्सिमम DC आउटपुट वोल्टेज कितना हो सकता है, ये हो सकता है पीक अपॉन पाई। तो मैक्सिमम DC आउटपुट मतलब मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो हो सकता है, तो वो VDC NL उसको ही शो करता है। तो इसको पॉज करके इस पूरी कंडीशन को जो फिगर है और इसको एकदम दिमाग में रख लेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के अराउंड 0 हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है कि लोड नहीं है, मतलब आई करंट 0 है, ये भी समझने वाली बात है। ये जो करंट है आई जो इसमें जा रही है, वही सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट जा रही है। ओके, वही सेम करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रही है, तो ये वैल्यू 0 थी। अब बात करेंगे फुल लोड की। अब यहाँ पे दो चीज़ें का अंतर है कि जब फुल लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन जीरो लोड करंट की बात करते हैं। इट इज़ अ DC आउटपुट वोल्टेज
व्हेन लोड करंट इज हमारा क्या है, नॉन जीरो है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जब लोड करंट हमारी नॉन जीरो होगी तब हम बात कर रहे हैं किसकी, VDC FL की बात कर रहे हैं। तो VDC इक्वल टू VDC, I इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे I जीरो नहीं होगी। देखो उसी वाले फिगर में अगर देखें, अब क्योंकि I जीरो नहीं है तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो हमारा वोल्टेज होगा तो वो जीरो नहीं रहेगा, उसमें कुछ वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ से क्या बना, VDC FL इज IDC इंटू RL। क्यों, अब यहाँ पे जो करंट खुद ही है, मतलब हम इस लोड करंट के अराउंड ही तो निकालना चाह रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है, फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज आउटपुट जो लोड है उसके रिगार्डिंग निकालना चाह रहे हैं। अब पिछले वाले केस में हम उस तरीके से निकाल नहीं पा रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो जा रही थी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इस करंट से इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके तो इसके अराउंड जो वोल्टेज है ये हमें VDC FL बता देगा। तो IDC इंटू RL, तो एक तो ये फार्मूला हो गया, एक ये तरीका हो गया, फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट मेथड। ओके, एकदम सिंपल। क्यों, देखो बहुत सिंपल है। RL के अराउंड आपकी करंट जा रही है तो उसके अराउंड वोल्टेज लिखने के लिए आप सीधे करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख दो, तो IDC इंटू RL। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं, सेकेंड फार्मूला फॉर VDC FL, वो NL था, ये VDC FL है फुल लोड। इफ द लोड करंट इज नॉन जीरो, लोड करंट नॉन जीरो है, देन DC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, ये यहाँ पे लिखना है कि अब लोड करंट अगर नॉन जीरो है तो DC वोल्टेज ड्रॉप होगा डायोड के क्रॉस भी, सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस भी। तो जो VDC FL होगा वो क्या होगा, VDC FL इज VDC NL जब नो लोड कंडीशन थी माइनस इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप। तो अब इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है उसको माइनस कर देंगे जो पिछली वाली कंडीशन थी। तो वो चीज़ अब ये RSW क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का हमारा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस RF, इसका रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस है, तीनों में एक करंट फ्लो हो रही है और इनका वोल्टेज है। तो VDC FL इक्वल टू VDC NL माइनस, ठीक है, तो VDC NL ज़्यादा बड़ा है और उससे हम माइनस कर देंगे अगर इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप, तो हमारा वो VDC FL की वैल्यू दे देगा। या इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे VDC FL में वो नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये वैल्यू नॉन जीरो है इसलिए इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड फार्मूले में। सो VDC FL की अगर बात कर रहे हैं तो VM अपॉन पाई जो कि VDC NL है माइनस IDC इंटू R। ओके, R क्या है, RF प्लस RW, जो R है वो इन दोनों रेजिस्टेंस का हमारा सम है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी थोड़ी सी ट्रिकी हैं पर समझते हैं कि DC आउटपुट वोल्टेज जो है वो घटेगा अगर हम लोड करंट को बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों है वो हमको साफ दिख रहा है, देखो ये इससे घट रही है वैल्यू। मान लो ये 10 वैल्यू है, ये 8 वैल्यू है, मान लो 10 माइनस 8, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है 2, ठीक है। सपोज अगर इसी IDC को मैंने बढ़ा दिया तो ये R के संग मल्टीप्लाई है तो जो टोटल 8 था ये बढ़ जाएगा। मान लो ये 9 हो गया और ये 10 ही रहा, तो अब ये क्या वैल्यू देगा 1। तो IDC के बढ़ने से, देखो यहाँ एग्जाम्पल देके समझाया कि VDC FL हमारा घट जाएगा, तो DC आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द लोड करंट। और इसको इस तरीके से भी समझ लो कि अगर हमने ये किया, ठीक है, तो हमारा RL घट जाएगा पर IDC बढ़ जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। यही चीज़ ये लिखी है कि IDC को बढ़ाने से, अगर IDC को बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है VDC ये बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने से हमारा VDC FL घट जाएगा, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लेके समझा दिया। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 और 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नंबर हमारा 10 भी खत्म हो गया, पैरामीटर जो था। अब आते हैं 11th पैरामीटर पे जो कि है रेगुलेशन फैक्टर। तो रेगुलेशन फैक्टर तो सिंपल है, इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन DC आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट। तो लोड करंट के बदलने से हमारा जो चेंज DC आउटपुट वोल्टेज में आता है वो हमारा रेगुलेशन फैक्टर होता है, उसका मेजर हमारा रेगुलेशन फैक्टर होता है। तो ये चीज़ है परसेंटेज रेगुलेशन मैथमेटिकली VDC NL। तो डेफिनेशन को छोड़ के डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे कि जो हमने वैल्यूज अभी सॉल्व करी थी ऊपर, उन दोनों का ही यूज़ है, ठीक है। तो एट नो लोड और यहाँ पे फुल लोड वाले को माइनस कर देंगे उससे। अब हमने ये भी देखा था कि नो लोड की वैल्यू ज़्यादा होती थी फुल लोड से, तो VM बाई पाई और VDC FL क्या होता था, वो खुद ही VDC NL माइनस हमारा IDC इंटू R के इक्वल था। तो VM बाई पाई VM पाई कट जाएगा तो IDC इंटू R हमारा बच जाएगा, और नीचे VDC FL ही लिखा है तो IDC इंटू RL है वो इसी के इक्वल है।
तो ये हमारा इससे फिर से काट देंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, आर अपॉन आर एल बचेगा सीधे से। ओके, तो ये आर अपॉन आर एल बचेगा। तो आर अपॉन आर एल इंटू 100%, अगर परसेंटेज में पूछा, सिंपल अगर पूछा तो ये याद रखना ज़रूरी है इस तरीके से कि परसेंटेज रेगुलेशन आर अपॉन आर एल है, और आर हमारा आर एफ प्लस आर डब्ल्यू, मतलब ये जो ऊपर वाला आर है और नीचे वाला तो लोड वाला रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला दो चीज़ों का मिक्स है हमारा, सेकेंडरी वाइंडिंग का प्लस डायोड का, इनका रेजिस्टेंस। तो इफ़ डायोड एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर आइडियल, अगर दोनों आइडियल हैं तो हमारा आर हो गया ज़ीरो। क्यों, अगर दोनों आइडियल हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस हो गया ज़ीरो इंटरनल, आर हो गया ज़ीरो। आर अगर ज़ीरो हुआ तो परसेंटेज रेगुलेशन हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। और यही हमारा आइडली कंडीशन है कि आइडली जो परसेंटेज रेगुलेशन होता है वो हमारा होता है ज़ीरो। तो एक ये याद कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो परसेंटेज रेगुलेशन भी यहाँ पे हमने पढ़ा। फिर पढ़ते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो कंडीशन हमने अभी ऊपर लिखी थी, जो जस्ट आपने देखी थी, अगर उसको याद हो जस्ट 2 मिनट पहले, कि VDC FL किसकी इक्वल था, हमारा VDC NL माइनस हमारा IDC इंटू आर के इक्वल था, या फिर इसको बोले तो VDC के इक्वल था। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर इसी को आप कंपेयर करें, इसी इक्वेशन को जस्ट कंपेयर करते हैं, तो ये R है, तो ये R अपने आप में क्या बन गया, RTH I इंटू आर, और ये जो वोल्टेज है इसको हमने क्या कर दिया, VTH। अब इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन, हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया अलग से, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन अब हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली, इन वैल्यूज़ को उठा के अब हम इससे सर्किट बनाएंगे। मतलब सर्किट से ये इक्वेशन नहीं लिखी है, इस इक्वेशन से ये सर्किट बना रहे हैं हम। ओके, तो ये सर्किट बनाएंगे। एक रेजिस्टेंस ये बनाया, अभी किसके अराउंड है, ये RL के अराउंड है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो जो ये वोल्टेज सोर्स है ये हमारा क्या है, VTH है। ये वाला रेजिस्टेंस R के इक्वल RTH है। ओके, ये VM बाई पाई और ये RTH। ये R जो है ये भी हमको पता है क्या होगा, ये R होगा हमारा RSW प्लस RFL, ये RF सिंपल। ओके, जो रेजिस्टेंस का डायोड का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा RL, इसके अराउंड वोल्टेज VDC FL है, करंट IDC है। तो ये चीज़ हमारी पूरी बनी। तो इसी को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, जहाँ पे फिर मैंने लिख भी दिया कि RTH जो है वो R के इक्वल है और R RF प्लस R SW के इक्वल है, जो मैंने ऊपर लिख भी दिया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ नंबर 12। अब आते हैं नंबर 13 पे, जो कि है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो अब पढ़ते हैं PIV के बारे में। पीक इनवर्स वोल्टेज, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस डायोड। ठीक है, अपीयर्स अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस अपीयर होता है इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट और इज इन रिवर्स बायस। मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज का क्या मतलब है कि इनवर्स से मतलब समझ में आ रहा है कि रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू हमारी PIV होती है, जिससे कि मतलब ख़राब ना हो डायोड। तो फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड की बात अगर कर रहे हैं, मेन चीज़ है कि सेफ ऑपरेशन रहे। तो अब ये चीज़ है, देखो रिवर्स बायस में तो चला गया, एक वोल्टेज की वैल्यू देने से, जैसे एक नेगेटिव वोल्टेज देने से वो रिवर्स बायस में चला गया, बट नेगेटिव वोल्टेज भी कितना दिया जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा रिवर्स बायस में बना रहेगा। तो फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड PIV शुड बी लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए। तो मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, लगभग ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये क्या है कि PIV इज़ लेस देन इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज V ब्रेकडाउन। तो यही मैक्सिमम वैल्यू जो PIV की है, या इसकी वोल्टेज की है, मैक्सिमम वोल्टेज की, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, इसी को PIV कहते हैं। सो PIV इज़ V डायोड मैक्सिमम इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में V डायोड जितना मैक्सिमम हो सकता है, या फिर बोलें तो VM साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 और -1, मतलब साइन थीटा हमारा 1 -1 के बीच में हमारा वैल्यू देता है मैग्नीट्यूड। तो अब 1 को उठा लेंगे, तो साइन अल्फा को सीधे 1 लिख देंगे, तो इससे क्या आ गया VM। तो PIV इज इक्वल टू VM, जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की वही हमारा PIV है। तो इससे ज़्यादा अगर हमने वैल्यू दे दी तो वहाँ पे हमारा सेफ ऑपरेशन नहीं रह पाएगा डायोड का। सॉरी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट तो क्लियर है। तो ये हमारा इनपुट है, देखो इनपुट की फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है कि वो उसका टाइम T0 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो F0 होगी, जो कि 1/T0 के इक्वल हो गई, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
अब आउटपुट को लिखने के लिए भी वन टाइम पीरियड उतना ही है, भले ही यहाँ पे हमारा सिग्नल जीरो हो गया इस ड्यूरेशन के लिए, बट हमारा उतना ही है। तो इससे क्या निकल के आया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट। आउटपुट वेव फॉर्म इज नॉन साइनोसॉइडल, ये हमें दिख रहा है, ये जो वेव फॉर्म है ये एक बार ऊपर गई, फिर ये जीरो पे हो गई, फिर ऊपर गई, तो इसमें साइनोसॉइड कंपोनेंट नहीं है। साइनोसॉइड होता है ऊपर नीचे और उसका एवरेज वैल्यू जीरो हो जाए, प्लस माइनस हो। देयरफॉर आउटपुट एज हार्मोनिक ऑल्सो, इसके पास हार्मोनिक भी होगा इसकी वजह से, ये पॉइंट हम शुरू से देखते आ रहे हैं। ओके, दीज हार्मोनिक्स कैन बी नोन फ्रॉम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म। तो इसी आउटपुट वेव फॉर्म जो हमने लिखी है, अगर इसको आप फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इसका लिखो, ओके, फूरियर सीरीज की हेल्प से लिखो, तो वहाँ से हम हार्मोनिक्स के बारे में बता सकते हैं कि क्या हार्मोनिक होगा। आउटपुट वेव फॉर्म जो है उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अगर लिखें तो हमें ये पता था कि इसके अंदर एक एसी कंपोनेंट है, एक डीसी कंपोनेंट है, क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट ही क्या था, रेक्टिफायर का फाइनल आउटपुट ही तो ये था, पल्सेटिंग डीसी। क्या है पल्सेटिंग डीसी, और पल्सेटिंग डीसी ही होता है एसी प्लस डीसी। ओके, तो डीसी कंपोनेंट तो वी एफ अपन पाई, ये हमने देखा एवरेज वैल्यू, ठीक है, वी एवरेज वी एफ अपन पाई। एसी कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होगा, वी एम अपन टू, ये भी हमने निकाला, ये क्या है, वी आर एम एस है, साइन ओमेगा टी माइनस टू वी एम अपन पाई इंटू और समीशन के इजकल टू इवन कॉस के ओमेगा टी अपॉन के प्लस वन के माइनस वन। तो ये पूरे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि हाँ इसके अंदर हार्मोनिक होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एसी कंपोनेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ये हमने ऊपर ही देख लिया था कि फ्रीक्वेंसी हमारी एफ नॉट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही है, एफ नॉट है ओमेगा नॉट एक ही बात है। एंड इवन हार्मोनिक्स हमारा 2 ओमेगा नॉट 4 ओमेगा नॉट, तो इसमें इवन हार्मोनिक्स होंगे, ये याद रखने वाली बात है पहली, मतलब दूसरी, पहले ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इवन हार्मोनिक्स है 2 ओमेगा नॉट 4 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन पे। और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन एसी कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो हमारा एसी कंपोनेंट में प्रेजेंट है, मतलब यही फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा नॉट है, यही हमारी रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को हम रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये एफ नॉट के इक्वल है या ओमेगा नॉट के इक्वल है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आए, रिपल फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं 15 नंबर पॉइंट पे। तो मैंने एक टाइम पे बोला था जब आरएमएस और एवरेज वैल्यू पढ़ी कि इन दोनों का एवरेज भी कुछ होगा, आगे चल के आएगा, तो वो उसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का रेशियो, मतलब आरएमएस अपॉन एवरेज। तो आई आरएमएस अपॉन आई डीसी, और आई आरएमएस हो गया आई एम बाई 2 और डीसी हो गया बाई पाई, तो ये क्या निकल के आ गया पाई बाई 2। तो फॉर्म फैक्टर क्या निकल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.57 निकल के आया फॉर्म फैक्टर। किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो फॉर्म फैक्टर इज अ मेजर ऑफ स्मूथनेस इन द वेव फॉर्म। तो जितना हमारा स्मॉलर फॉर्म फैक्टर होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की, स्मॉलर द फॉर्म फैक्टर तो हमारा स्मूथनेस उतनी ही अच्छी होगी। ओके, फॉर्म फैक्टर्स कम से कम होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर कम से कम का क्या मतलब है कि ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, मतलब जो आई आर एम एस वाला कंपोनेंट है वो डीसी के सामने कम होना चाहिए। देखो अगर आई आर एम एस बड़ा होगा तो ये 1 पॉइंट, मतलब ये 1 से बढ़ता जाएगा ये वैल्यू। अगर आई आर एम एस हमारा छोटा होगा तो ये वैल्यू हमारा कम होता जाएगा। तो यही चीज़ है, और हमें चाहिए भी कि एसी का कंपोनेंट कम से कम हो। यही चीज़ हम रिपल फैक्टर में भी देखा था हमने, जो रिपल फैक्टर आर हुआ करता था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए जिससे कि स्मूथनेस हमारी बढ़ जाए। और फॉर्म फैक्टर मेजर ऑफ स्मूथनेस होता है वेव फॉर्म के अंदर। और इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या रिलेशन कर सकते हैं। रिपल फैक्टर की मैंने बात करी ही है, तो उसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ कि रिपल फैक्टर इज रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा रिपल फैक्टर आ गया। तो रिपल फैक्टर होता है आई डैश आर एम एस अपॉन आई डी सी, और वो इस तरीके के इक्वल होता था रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी माइनस 1। तो यहाँ पे इसको रख देंगे। अगर आइडियली अगर बात करें कि रिपल फैक्टर हमारा 0 था, जो हमने वहाँ पे भी बोला था, आइडियल केस में अगर रिपल फैक्टर 0 है तो फॉर्म फैक्टर भी क्या हो जाएगा। और यहाँ से देखो फॉर्म फैक्टर निकालो तो वो क्या आ रहा है हमारा आर स्क्वायर प्लस 1 और फिर से इसका रूट। देखो ये रूट इधर आर के स्क्वायर में चढ़ गया और जो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर है वो रूट बन गया। देखो ये फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है रिपल फैक्टर के फॉर्म में, ये उसका उल्टा फॉर्मूला है। यहाँ पे रिपल फैक्टर को 0 रख दो तो ये क्या दे देगा, फॉर्म फैक्टर को 1 दे देगा आइडली। तो आइडली रिपल फैक्टर 0 होता है, बट आइडली फॉर्म फैक्टर जो होता है वो हमारा 1 होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। लास्ट के कुछ 2 चीज़ों में चल रहा है। लास्ट है हमारा, सेकेंड लास्ट है एंगल ऑफ कंडक्शन। मतलब इसके नाम से समझ में आता है कि इतने एंगल तक, एंगल की वैल्यू रेडियन में होगी, तो इतने रेडियन तक हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है। द ड्यूरेशन फॉर विच द डायोड कंडक्ट्स,
ये ड्यूरेशन हमारा बताता है एंगल ऑफ कंडक्शन को। इफ डायोड इज आइडियल, अगर डायोड हमारा आइडियल है, देन कंडक्शन अकर्स फ्रॉम 0 to पाई, तो हमारा जो कंडक्शन होगा वो 0 से पाई में अकर होगा। ओके, जो कि बात हमने सीखी है पॉजिटिव साइकिल के लिए, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट होगा। सो एंगल ऑफ कंडक्शन क्या होगा, 0 से पाई मतलब पाई रेडियन। अगर डायोड नॉन आइडियल है, देखो यहाँ पहली बार फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारा कट इन वोल्टेज हम इंक्लूड कर रहे हैं। अगर डायोड नॉन आइडियल है तो इनपुट जब एक्सक्यूट करेगा कट इन वोल्टेज को, मतलब मैंने क्या बताया था कट इन वोल्टेज में कि Vp माइनस Vn कम से कम V गामा से बड़ा होना चाहिए या फिर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने कहा आइडियल डायोड है तो Vp बड़ा हो जाएगा Vn से, तुरंत जैसे ही बड़ा हो जाएगा डिफरेंस बन जाएगा तो वो कंडक्ट करने लगेगा, या इसको बोले तो Vp माइनस Vn 0 से बड़ा हो जाएगा तो वो कंडक्ट करेगा। बट अब क्या है कि उसको 0.7 से बड़ा होना पड़ेगा, कट इन वोल्टेज से बड़ा होना पड़ेगा। मान लो ये वैल्यू कट इन वोल्टेज की है तो इस जगह पे यहाँ से कंडक्शन शुरू होगा और फिर से यहाँ पॉजिटिव साइकिल तो अभी भी बची हुई है, फिर कट इन वोल्टेज तो पहले ही आ गया तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा। तो ये जो इतनी वैल्यू है, ये जो इतनी ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इसके लिए कंडक्शन नहीं होगा। ये समझने वाली बात है क्योंकि वी गामा है। तो जब अगर नॉन आइडियल केस की बात कर रहे हैं डायोड की तो वहाँ पे वी गामा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। तो इनपुट जब तक एक्सक्यूट नहीं करेगा कट इन वोल्टेज को, जब देखो इसके बाहर इनपुट एक्सक्यूट कर गया, बड़ी वैल्यू हो गई, जब तक ज़्यादा ही रहेगा तभी तक कंडक्शन होगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, Vp माइनस Vn इज ग्रेटर देन वी गामा तभी कंडक्शन होगा। सो नॉन आइडियल डायोड कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगा, थीटा से पाई माइनस थीटा तक। तो एंगल ऑफ कंडक्शन क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा। देखो इसको लिखने का सीधा सा तरीका, ये पूरा पाई है और इसमें से ये जो पार्ट है ये थीटा पार्ट है और सेम पार्ट इधर होगा क्योंकि साइनसॉइडल तो सेम चीज़ है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये भी थीटा और मान लो जैसे ये है ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो पूरे पाई से 2 थीटा घटा दो। देखो पाई से 2 थीटा की वैल्यू घटा दी तो यही चीज़ निकल के आई, एंगल ऑफ कंडक्शन पाई माइनस 2 थीटा। अब इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कि एट एल्फा इजकल टू थीटा, जो Vm साइन अल्फा में अल्फा होता था उसको अगर थीटा करते हैं तो Vi हो गया Vm साइन थीटा और वही हमारा वी गामा के इक्वल हो गया। ये याद रखने वाली बात है, जो वी गामा कट इन वोल्टेज की वैल्यू है और उस मोमेंट में Vi भी उतना होगा, तो Vm साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया वी गामा अपॉन Vm। तो थीटा क्या निकल के आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स वी गामा अपॉन Vm। अब इसी थीटा को यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कंडक्शन है वो पाई इंटू हमारा आप क्या आ गया 2 साइन इनवर्स वी गामा अपॉन, और ये पाई माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ भी माइनस चल रहा था, इंटू नहीं होगा, पाई माइनस 2 और ये हमने थीटा की वैल्यू लगा दी साइन इनवर्स वी गामा अपॉन Vm। तो दिस इज दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट रिलेशन की थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी गामा अपॉन Vm। तो ये याद रखेंगे। लास्ट पे आते हैं लेक्चर के ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलग तरीके का नाम है इसका। तो ये टफ क्या होता है, डीसी आउटपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर वो भी डीसी अपॉन एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो एसी रेटिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग की उसके कंपैरिजन में आउटपुट पावर कितनी जनरेट कर पा रहा है ट्रांसफार्मर, तो वो हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। उसके नाम से ये कि ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर, हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं ट्रांसफार्मर को, तो वो हमको बताता है टफ। ओके, डीसी आउटपुट पावर सॉरी अपॉन एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सो बात करें तो एसी रेटिंग इज प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज, ओके, अक्रॉस वाइंडिंग एंड आरएमएस करंट। एसी रेटिंग क्या है, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एसी रेटिंग ऑफ पावर की बात हो रही है, एसी रेटिंग ऑफ पावर, और पावर क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, और वो भी आरएमएस, वी आईआरएमएस आईआरएमएस ये चीज़ हो गई। थ्रू वाइंडिंग यूनिट इसकी होती है वोल्ट एम्पेयर, ये इंपॉर्टेंट है, जो इसकी बात कर रहे हैं हम एसी रेटिंग की पावर की, तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पेयर ना कि वॉट। सो वोल्ट एम्पेयर को ले लेंगे। तो टफ क्या निकला, आप ऊपर वाला तो डीसी है तो आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल, ठीक है। तो एक पावर का ये फॉर्मूला, एक सीधे से आई स्क्वायर आर या फिर आई स्क्वायर डीसी आर एल, यहाँ से फॉर्मूले निकले, इन दोनों को यूज़ करना है अपॉन वी एम बाई रूट 2 और आई एम बाई 2। तो ये वैल्यू किसकी निकली देखो यहाँ पे अब एक डिफरेंस आया है। डिफरेंस क्या है कि अभी तक हम जो आरएमएस वैल्यू लिखते थे उसको Vm/2 लिखते थे, पर अब सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, यहाँ पे वो Vm/√2 है। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यहाँ पे Vm/√2 है और हमारा करंट वही है Im/2, क्योंकि करंट
पूरा थ्रू आउट ऐसे ही हमारा चलेगा। Im/2 इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इससे सॉल्व करके ये ऊपर यही है, नीचे इसमें क्या करेंगे कि Vm को भी फर्दर लिख देंगे, हम लिख देंगे Im और Rf प्लस RL, ये हमने सीखा ही हुआ है। तो यहाँ Im स्क्वायर हो जाएगा, Im और नीचे ऊपर वाला Im कट जाएगा, तो ये 2√2 अपन पाई स्क्वायर बचेगा और RL अपन RL प्लस RF। अब क्या करेंगे, उसी टफ को लिखने के लिए अब हम इस वैल्यू को 2√2 अपन पाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, जो कि दे देगा 0.286 इंटू RL अपन RF प्लस RL दे देगा ये। तो ये वैल्यू हमारी टफ की आई, जो मेन जो फॉर्मूला आया जनरल फार्मूला वो तो ये आया। अब फिर वही बात आती है कि अगर RF को 0 कर देंगे कि इफ़ RF इजकल टू 0 तो क्या होगा, अगर RF को 0 कर दिया तो टफ हमारा यही वैल्यू दे देगा 0.286। तो ये वैल्यू अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है 0.286। ओके, क्यों, क्योंकि ये RF 0 हुआ और RL से RL कट जाएगा, तो जो PDC है वो क्या होता है, टफ इंटू AC रेटिंग भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला आता है कि टफ इजकल टू PDC, इसको हमने लिखा है PDC और अपॉन AC रेटिंग, तो इस AC रेटिंग को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि PDC इजकल टू टफ इंटू AC रेटिंग। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे कुछ छोटी सी टिप है कि अगर गेट के लिए ही सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आप IDC, IRMS, IDES-RMS शुरू की तीनों चीज़ें, रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, VD एवरेज, PIV, रिपल फ्रिक्वेंसी एंड रेगुलेशन फैक्टर, और बोल सकते हैं कि लगभग टफ पेपर उसकी, तो ये वैल्यू सारी आपको ज़रूरी है पढ़ना गेट के रिगार्डिंग, और इस इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग तो सारी वैल्यू, जिसमें टफ आ जाएगा और VDC FL आ जाएगा और VDC NL आ जाएगा। इस तरीके से पूरे जो 17 हमारी पैरामीटर्स हैं सब कुछ याद करनी है। फिर लेक्चर नंबर 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा एनालिसिस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है।